बच्चों, आज हम आपके जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है भारतीय नृत्य शैलियाँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य एक भावनाशील प्राणी है। वह अपने आसपास के वातावरण में जो कुछ भी देखता सुनता है उसकी प्रतिक्रिया उसके हृदय में होती है और किसी वस्तु को देखकर, सुनकर या अन्य प्रकार से जानकर उसके मन में अनेक विचार उत्पन्न होते हैं जो कि भाव कहलाते हैं। और इन्हीं भावनाओं की अभिव्यक्ति मानव अलग अलग तरीके से करता है। जैसे चित्रकार अपने चित्रों द्वारा, मूर्तिकार अपनी कविताओं के द्वारा, तो कवि अपनी कविताओं के द्वारा, तो इसी तरह संगीतज्ञ जो है अपनी स्वर लहरियों के द्वारा अपनी जो है भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। हम ये देखते हैं कि प्राचीन काल से मतलब संगीत के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि नृत्य जो है वो संगीत कला के अंतर्गत आता है। यानी ये कहा गया है गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, अर्थात गायन, वादन और नृत्य के तीनों को मिलकर ही संगीत बनता है। यानी अकेला गायन संगीत नहीं है, अकेला वाद्य भी संगीत नहीं है। ये तीनों ही गायन, वादन और नृत्य तीनों ही मिलके जो है संगीत की परिभाषा को पूर्ण करते हैं। और इस प्रकार ये तीनों ही कलाएं एक दूसरे की पूरक हैं और अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए एक दूसरे पर ये अवलंबित रहती है। नृत्य कला जो है हम ये देखते हैं कि आनंद की चरम अवस्था का नाम है नृत्य, क्योंकि मनुष्य जब अपने मन की प्रसन्नता को किसी भी अन्य रूप से व्यक्त नहीं कर पाता है तो वो नाचने लगता है। इस प्रकार मनुष्य की जो आमोदात्मक मूल प्रवृत्ति है उससे ही हम मानते हैं कि नृत्य कला का जन्म हुआ है। अत्यंत प्राचीन काल में हम देखते हैं कि जब मनुष्य जंगलों में रहता था और हर समय शिकार की खोज में भटकता फिरता था, तो जब वो कोई शिकार पा जाता था तो वो उसका पूरा परिवार जो था उस शिकार को पकाने के लिए आग पर चढ़ाकर उसके आसपास गोला बनाकर वो सब नृत्य थिरकन से वो सब लोग नृत्य करने लगते थे। इस प्रकार उनकी उमंग में भरकर जो थिरकने की क्रिया है, इसको ही हम मान सकते हैं कि वो धीरे धीरे उसने ही नृत्य कला का रूप ले लिया। तो इस प्रकार जो है ये माना जाता है कि अलग अलग जो है नृत्य जो है वो प्रारंभ से ही मनुष्य के साथ में है। क्योंकि प्राचीन काल से हम ये देखते हैं कि नृत्य को दो श्रेणियों में विभक्त किया गया था, मार्गी व देसी, और इनको ही हम आजकल क्रमशः शास्त्रीय नृत्य व लोक नृत्य कह सकते हैं। भारतवर्ष में और वर्तमान युग में हम देखते हैं कि शास्त्रीय नृत्य की कई शैलियाँ प्रचलित हैं। उनमें से प्रमुख है भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम। तो आज हम जिन दो नृत्य शैलियों की चर्चा करेंगे उसमें हम पहले ले रहे हैं कथक। ये उत्तर भारत की जो है प्रमुख जो परंपरागत शास्त्रीय नृत्य है वो कहलाता है कथक। इसलिए भारत के प्राचीन परंपरागत शास्त्रीय नृत्यों की श्रृंखला में कथक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वस्तुतः कथक नृत्य जो है अपनी संपूर्ण व्यक्तित्व बोध के लिए कथक शब्द पर ही अवलंबित है। संस्कृत, पाली, प्राकृत के अलावा हम देखते हैं कि नेपाली भाषा के साहित्य और शब्दकोश में हमें जो परंपरा कथक शब्द मिलती है उसकी वो तीन विशेषताओं में उसमें नज़र आती हैं। पहली है कथा, दूसरा अभिनय और तीसरा उपदेश। यदि इन तीनों विशेषताओं को हम संयुक्त रूप से ग्रहण किया जाए तो कथक का शब्द का संपूर्ण व्यक्तित्व इस अर्थ में होगा कि कथक वह व्यक्ति विशेष है जो लोकोपदेश के लिए अभिनय के माध्यम से कथा प्रस्तुत करे। तो इसके लिए हम ये मान सकते हैं कि कथक का एक संस्कृत की हमें शब्दकोशों में दिखता है कि कथक का पर्यायवाची कुशीलव। तो ये ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के दरबार में जब लव कुश आए थे तो उन्होंने महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण गाकर जनमानस को प्रभावित कर अपने छीने हुए अधिकार को प्राप्त किया था। तब वो जो लव कुश द्वारा जो दिखाया गया जो संगीतमय कथा कहने का मार्ग था उसको ही अपनी आजीविका के रूप में जिन कलाकारों ने, कथाकारों ने अपनाया वो ही कथा कहलाने लगे। इस प्रकार नाट्य कला के प्रचार हेतु कुशीलव वृत्ति के जनक होने से वाल्मीकि ऋषि को ही हम कह सकते हैं कि वो प्रथम कथक कहलाते हैं। इस प्रकार प्रारंभ से ही ये हमें देखने को मिलता है
प्राचीन काल में वैष्णव मंदिरों में इन कथिकों की नियुक्ति की जाती थी। ये लोग देवदासियों को नृत्य की शिक्षा प्रदान करने के अतिरिक्त स्वयं भी गाकर अभिनय करते हुए पौराणिक कथाएं प्रस्तुत करते थे। ये परंपरा अब भी हमें देखने में अयोध्या तथा उत्तर प्रदेश के अन्य भागों में आज भी कहीं कहीं देखने को मिलती है। पर जब 13वीं शताब्दी के लगभग इस्लामी सत्य आया, मुस्लिम संस्कृति ने भारतीय उसमें प्रवेश किया, तो उसने भारतीय सभ्यता, संस्कृति, कला सबको प्रभावित किया। तो उससे कथक नृत्य पर जो है सर्वाधिक उसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि कथक नृत्य अभी तक जो देवी आराधना का और जो आध्यात्मिक रूप से उसमें प्रबल था, वो धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, देश काल व परिस्थितियों के अनुसार इन कथकों में संकुचित मनोवृत्ति और व्यक्तिवाद का प्रसार होने लगा। मंदिरों के टूटने के साथ ही ये लोग भी क्रमशः बिखरने लगे और ये राजा के दरबारों, नवाब के दरबारों में पहुंच गए। तो यहाँ दरबार में आने से यानी कि ये नृत्य का रूप जो है वो दरबार में पहुंच गया। इस कारण इसमें चारित्रिक दोष भी उत्पन्न होने लगे और कलाकारों की साधना व सृजन उनका पक्ष कमज़ोर होता गया और केवल मात्र परंपरा से प्राप्त कतिपय वो कुछ रचनाओं के उसमें ही के बल पर ये लोग इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन करते रहे। और इस तरह से देखा जाए कि इस युग में हम देखते हैं कि संगीत जगत ने बहुशः व्याप्त घरानेदारी की परंपरा जो है इसी समय से प्रारंभ हुई। तो हिंदू राजाओं के दरबारी कथकों की परंपरा को जयपुर घराना और मुस्लिम दरबारों की नृत्य परंपरा को लखनऊ घराने के अंतर्गत माना गया। तो आज भी हम कथक नृत्य का जो स्वरूप दृष्टिगोचर होता है वो विगत इन 2-3 वर्षों में जो इन्हीं दरबारी कथकों के द्वारा ही विकसित उसको हम मान सकते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे आधुनिक काल में आया, समय परिवर्तित हुआ, फिर सभ्य समाज के लोगों ने से इस कला को फिर धीरे धीरे अपनाना शुरू किया। तो वस्तुतः ये है कि आज फिर ये कथक जो है वो अपनी एक बहुत प्रतिष्ठित अवस्था में पहुंच गया है और एक वर्तमान समय में भी बहुत एक लोकप्रिय नृत्य शैली ये मानी जाती है। कथक नृत्य जो है अपने प्रस्तुतिकरण में जितना स्वतंत्र है उतना स्वतंत्रता हमें अन्य नृत्यों में नहीं मिलती है। इसमें अपने अलग अंदाज से इसमें नृत्य प्रारंभ किया जाता है। कोई आमद से प्रारंभ करता है, कोई परण से करता है और इसमें अपनी रुचि के अनुसार वो उसका संयोजन करता चला आता है। इसमें कथक में मूलतः 2 भागों में इसका वो प्रदर्शन होता है। एक तो नृत्य पक्ष, दूसरा अभिनय पक्ष। नृत्य पक्ष के अंतर्गत इसके ठाट, आमद, बोल, टोड़े टुकड़े, परन, तत्कार, पैरों का काम, फुटवर्क आदि प्रस्तुत किया जाता है और भाव पक्ष के अंतर्गत ठुमरी, गद भाव, गत निकास इस तरह से ये प्रस्तुत किए जाते हैं। भारतीय वैसे तो नृत्य शैलियों में जैसे नृत्य का घुंघरू से जो है हम मानते हैं कि नृत्य के लिए घुंघरू जो है एक अनिवार्य चीज़ है, लेकिन घुंघरुओं का वास्तविक प्रयोग जो है वो कथक शैली में ही किया जाता है, क्योंकि तबला पखावज से जो निकलने वाली एक एक बोल को कथक नर्तक जो है अपनी घुंघरुओं की प्रतिध्वनित करके उससे निकालते हैं। दूसरी कथक की विशेषता है भ्रमरी की। भ्रमरी यानी चक्कर। इसके भी भ्रमरी या चक्री के भी अनेक प्रकार हैं, जैसे चक्री, अर्धचक्री, विपरीत चक्री, ये जो है इसकी कथक की विशेषताएं मानी जाती हैं। और अभिनय जैसे मैंने बताया कि अभिनय के अंतर्गत गत निकास, गत भाव, ठुमरी भाव, पदा अभिनय इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है। कथक नृत्य की वेशभूषा पर भी जो मुगल कालीन प्रभाव बढ़ा। इस कारण पुरुष जो है नर्तक चूड़ीदार पैजामा, कुर्ता, अंगरखा पहनते हैं, कमर में दुपट्टा बांधते हैं, सिर पे साफा या दुपल्ली टोपी पहनते हैं। और स्त्रियों की वेशभूषा में हम देखते हैं कि 3 रूप मुख्यतः मिलते हैं। एक तो साड़ी, दूसरा लहंगा, तीसरा चोली व दुपट्टा। और एक अंदाज इसमें मिलता है मुगल अंदाज का, चूड़ीदार पैजामा, जैकेट और दुपट्टा, जिसे पेशवाज कहा जाता है। और गले, कान, हाथों में उपयुक्त आभूषण धारण किए जाते हैं। और कथक नृत्य का वाद्य वृंद जो है, इसके साथ में बजने वाला वाद्य वृंद बहुत सीमित होता है। इसमें तबला, पखावज, सारंगी, पर आजकल जो है लोग ये सितार, बांसुरी इनका भी प्रयोग करने लगे हैं। परंतु ये जो है कथक जो है ये संपूर्ण उत्तर भारत की प्रतिनिधि शास्त्रीय नृत्य शैली है, जिसमें इनके पंडित शंभू महाराज, बिरजू महाराज, गोपी कृष्ण, सितारा देवी, दमयंती जोशी, कृष्ण कुमार आदि अनेकानेक कलाकारों की है, जिन्होंने इस कला को बहुत प्रतिष्ठित रूप में और प्रतिष्ठित स्थान पर पहुंचाया। अगला जो हम नृत्य शैली ले रहे हैं वो है भरतनाट्यम।
जिस प्रकार कथक उत्तर भारत की एक प्रमुख नाट्य शैली है, उसी प्रकार नृत्य शैली है उसी प्रकार प्राचीन परंपरागत शास्त्रीय नृत्यों में भरतनाट्यम का भी प्रमुख स्थान है। यह नृत्य बहुत ही अद्वितीय शास्त्र सम्मत माना जाता है। दक्षिण भारत के तंजौर क्षेत्र में इस नृत्य शैली को विकसित करने में विजयनगर के राजाओं का बहुत योगदान माना जाता है। इस शैली का पुराना नाम दासी अत्तम कहा जाता था। दासी का अर्थ है देवदासी और अत्तम का अर्थ है खेल, यानी दास इसका भावार्थ हुआ देवदासी द्वारा किया जाने वाला खेल। भरतनाट्यम की सौंदर्यपूर्ण अभिव्यक्ति के कलात्मक प्रचार का प्रसार बहुत कुछ श्रेय इन्हीं देवदासियों को जाता था। ये इनके जो शिक्षक हैं उनको नत्तुवन कहे जाते हैं और उनके पास यह कला अन्य पैतृक कलाओं की भांति परंपरागत रूप से चली आती है और प्राचीन काल में ये अपनी शिष्याओं को निःशुल्क नत्तुवन जो है इन शिक्षाओं को निःशुल्क शिक्षा देते थे और जब शिक्षाएं कला में पारंगत हो जाती थी तो फिर वो अपनी और धन अर्जित करती थी तो उस राशि का एक अंश वो अपने गुरु को आजीवन समर्पित करती थी और बिना गुरु की आज्ञा के वो कहीं पर भी अपनी कला का प्रदर्शन नहीं करती थी। भरतनाट्यम अपने आप में ही एक बहुत विशिष्ट एवं संपूर्ण नृत्य है शैली है। इसका प्रदर्शन क्रमशः 6 चरणों में अपनी पूर्णता प्राप्त करता है। पहला है अलारिपु, दूसरा ये कार्यक्रम इसके मंगलाचरण जैसा होता है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें शरीर के दोनों भागों का एक समान परिचालन होता है, अर्थात जैसा दाहिना अंग करता है ठीक उसी प्रकार की स्थितियाँ बाएं अंग से प्रस्तुत की जाती हैं। दूसरा जेथी स्वरम या जाति स्वरम, इसमें ताल के विभिन्न करतब दिखाए जाते हैं। तीसरा शब्दम, इसके द्वारा इसमें पहली बार साहित्य या सार्थिक शब्दावली से का प्रदर्शन किया जाता है, यानी पहले अलारिपु आता है, दूसरा जाति स्वरम और शब्दम, यानी यहाँ इसमें पहली बार शब्द का प्रयोग होता है। इस गीत में अधिकतर ईश्वर की वंदना आदि रहती है या फिर किसी राजा की स्तुति आदि प्रस्तुत की जाती है। चौथा आता है वर्णम। सबसे रोचक भरतनाट्यम का जो है वो वर्णम है, क्योंकि इसमें नृत्य यानी अंगों का लयबद्ध परिचालन व अभिनय दोनों ही अपने पूर्ण रूप में देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद आता है पदम, यानी पदम के अंदर के उपरांत जयदेव, पुरंदरदास, भारती आदि जैसे हैं, ये इनका जो है ये वर्णम के बाद इन पदों का गान प्रारंभ होता है, जिसमें नृत्य अंग कम होता है और अभिनय अंग अधिक होता है, तो ये पदम कहलाता है। और अंतिम प्रस्तुति होती है तिल्लाना, यानी इस नृत्य शैली में संपूर्ण शारीरिक चेष्टाओं को प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाता है और यह विशुद्ध रूप से नृत्य है, इसमें अभिनय का कोई स्थान नहीं होता और इसमें नर्तकी अपने घुंघरूओं की तीव्र लय और सुंदरतम अंगा स्थितियों से दर्शकों को मुग्ध करती है। तो ये हमारे तिल्लाना जो है वो तराना के समान ही, उत्तर भारतीय के तराना के समान ही होता है। भरतनाट्यम की वेशभूषा भी जो है काफ़ी सुंदर होती है और नर्तकियाँ आभूषणों पर भी इसमें पर्याप्त ध्यान देती हैं। इसमें जो इसके जो चलने वाला संगीत है वो कर्नाटक की संगीत का अंश है। मृदंग और मंजीरा इस नृत्य के अभिन्न अंग हैं और इसके अतिरिक्त वीणा और नागस्वरम भी इस नृत्य के साथ साथ इसमें बजती है और कुछ आजकल जो है वायलिन, क्लैरिनेट और बांसुरी का भी आज के वर्तमान युग में इनमें प्रयोग होने लगा है। और भरतनाट्यम मुख्य रूप से देखा जाए तो सोलो नृत्य है। इसमें भरतनाट्य शास्त्र अन्य प्राचीन ग्रंथों में वर्णित करण, चारी, अंगहार, हस्त मुद्राओं, अभिनय भेदों सबका बहुतायत से प्रयोग जो है किया जाता है। और इस शैली को विकसित करने में मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, रुक्मणी देवी अनुंडेल, बाला सरस्वती आदि कई कलाकारों का जो है योगदान रहा है। थैंक यू।